आरक्षण की जो समीक्षा हुई थी उस पर आप सभी का क्या विचार है? एक एक करके आप कमेंट अपना दीजिएगा। ब्रिजेश जी। समिति के स्तर पर, संसदीय समिति के स्तर पे कार्य किया गया, लेकिन समस्या वहां आती है जब हम आरक्षण की यदि बात करते हैं जब, लेकिन जब हम आंकड़े देखने जाते हैं तो आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। जैसे कि यदि मुख्य जब ये कोशिश की गई कि आरक्षण दे दिया गया, उसके बाद उसका रिजल्ट जब देखा गया कि उसमें मेन देखा गया कि प्रतिनिधित्व किसका कितना है। प्रतिनिधित्व यदि हर व्यक्ति के, हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा तो वैसे ही समानता उसमें आ जाएगी, क्योंकि प्रतिनिधि उसका रहेगा तो उसकी आवाज उठाएगा। लेकिन जब प्रतिनिधि के स्तर पे बात की जाए तो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे राजनीतिक आधार पे हो, यदि आप आंकड़ों को देखेंगे तो निदेशक पद पे जो डायरेक्टर पद होता है, ऊंचा पद होता है, उसमें जो लोअर कैटेगरी के हैं तो उसमें 3% या 3% से लेके 8% तक के लोग हैं। एससी में 3% के लोग होंगे, 8% एसटी कैटेगरी के लोग होंगे, और कुछ ऐसा ही ओबीसी फिर भी अच्छी पोजीशन में, उसमें जितना होना चाहिए 33% से ज्यादा उतना प्रतिनिधित्व है उनका। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये यदि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो ये प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि यदि हम इतने सालों में आरक्षण को सही तरह से लागू नहीं कर पाए, उसका प्रभाव यदि सकारात्मक नहीं दिख रहा है तो उसके क्या कारण रहे जी। तो यदि उसके कारणों की हम बात करते हैं तो ये जो आरक्षण की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। बिल्कुल। यदि हम एक एक व्यक्ति की, जैसे यदि आर्थिक आधार पे हम बात करते हैं जी, तो आर्थिक आधार के लिए सबसे पहले जरूरी है कि डाटा होना चाहिए, डाटा का एकत्रीकरण होना चाहिए। उसके बाद उसमें कौन व्यक्ति किस कंडीशन पे है वो देखा जाना चाहिए। लेकिन समस्या डाटा में भी है कि उस जो डॉक्यूमेंट बनवाए जाते हैं, जो आय प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं, उसमें भी विश्वसनीयता की बहुत कमी है। पहली बात तो ये, तो आर्थिक आधार पर लागू करना एक अच्छा ऑप्शन है उसमें, लेकिन इसके लिए बहुत सरकार को बहुत अच्छे तरीके से उसमें शोध करके और फिर लागू करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ समय पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर कैटेगरी में, आप हर वर्ग में क्रीमी लेयर लगाइए। जैसे मान लीजिए आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देना तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो गरीबी जो है इस दुनिया से कभी नहीं खत्म होने वाली है, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यदि हम आर्थिक आधार पर देंगे आरक्षण, तो आज हमने इस पीढ़ी को दिया तो क्या पता 4 पीढ़ी बाद फिर वो गरीब होगी, फिर देना पड़ेगा। हमें एक इसको क्रमबद्ध तरीके से आरक्षण को यदि खत्म करना है तो हमें पहले इसका ध्येय समझना होगा कि ये जो ध्येय था, पहला ध्येय था हमारा कि शोषित वंचित लोगों को समानता के रूप में लेके आना, जो ब्रिजेश जी ने पहले बताया है ना, मुख्य धारा में जोड़ना। तो यदि हम बात करें तो मेन चीज ये है कि हमें मानसिक तौर पे उनको आगे लाना है, आर्थिक स्थिति नहीं सही करना है। आरक्षण देकर हमें आर्थिक स्थिति नहीं सुधारनी है, उनकी मानसिक स्थिति सुधारनी है। यदि मैं देखूं, जहां मैं अभी काम करता हूं, मैं खुद एक ट्राइबल एरिया में हूं, तो मुझे यहाँ खुद लगता है कि आरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी एक जो नॉन ट्राइबल एरिया की बात करें तो मुख्यतः हमें इस बिंदु पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आर्थिक स्थिति हमारा एक बेस नहीं होना चाहिए कि जी पांडे जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहा जाए तो 100% पांडे जी, ब्रिजेश जी पांडे जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें समस्या ये है, आर्थिक आधार कोई एक मापदंड नहीं है कि सरकार को आर्थिक आधार पे ही देना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि कुछ प्रयोग तो बदलने पड़ेंगे जो हम पहले से करते चले आ रहे हैं। जैसे क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट है कि यदि जो हर वर्ग में क्रीमी लेयर लगा दिया जाए, तो ये आर्थिक आधार से ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, यदि लूप होल्स रहते हैं तो उसको, यदि इम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम है, क्रियान्वयन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक फिक्स अप्रोच होना चाहिए।
और यदि आप आर्थिक आधार पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गरीब फिर से हो सकता है, लेकिन आर्थिक आधार पे करने से जो समग्र, जो संपूर्णता है, जो ये जाति अलगाव की भावना है, उसको दूर किया जा सकता है। इसलिए उसमें आर्थिक जो पैमाना होगा आर्थिक आधार पे होगा, जाति के आधार पे नहीं होगा। तो एक टैग हट जाएगा, जिससे कि लोगों के बीच में थोड़ा सा भावना जो है तो अच्छी सुधर सकती है। बिल्कुल और जी। यहाँ पे जैसा आप, दूसरी चीज जैसा पांडे जी बोल रहे थे कि मानसिक रूप से बेहतर करना चाहिए, तो मानसिक रूप से बेहतर करने के लिए ही आरक्षण दिया गया था। शिक्षा जब आएगी तो शिक्षा से मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो उनका मानसिक स्तर अपने आप सुधर जाएगा, इसलिए आरक्षण दिया गया। जी वो मिश्रा जी आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? जी मैं ये बोलना चाह रहा था कि आरक्षण से, जैसे पीयूष जी ने कहा कि उनकी मानसिक स्तर जो है अभी भी उसी तरह है, तो विषय यही है कि आखिर जब हम 70 साल से आरक्षण दे रहे हैं तो क्यों उनकी मानसिक स्थिति नहीं बदली, पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण से मानसिक स्थिति नहीं बदलने वाली है, उसके लिए आपको हर वर्ग के आदमी को प्रॉपर शिक्षा देना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र है और वो गरीब है, उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या संविधान उसको भी अधिकार देता है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले? तो अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, आप एक क्रीमी लेयर जैसे ओबीसी को दिया जा रहा है, क्रीमी लेयर है पर वो कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर ही है कि इतनी इनकम आपकी है तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में भी होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में भी होना चाहिए, क्योंकि संविधान उनको भी अधिकार देता है कि आपको अच्छी शिक्षा मिले। अगर आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर आप देश की प्रगति में कहाँ से योगदान दे पाएंगे? मैम मेरा कहना भी वही है कि जैसे जो अभी कहा जाए जातिगत आरक्षण लागू है, उसके अंदर भी हम आर्थिक स्थिति स्तर पर दें तो बेहतर होगा। जैसे कि अभी ओबीसी में चल रहा है कि 8 लाख की 8 लाख की एक क्रीमी लेयर बना दिया है, पर यदि हम देखें 8 लाख पर एनम जिसकी आय है, वो एक अभी शायद समान से भी बढ़ा दिया गया, 12 लाख कर दिया गया है। हाँ हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि 12 लाख 8 लाख जो अभी इकोनॉमिक बैकवर्ड वाला भी है, तो 8 लाख उसको सेट किया गया है। एक 8 लाख पर एनम कमाने वाली फैमिली, मुझे नहीं लगता वो गरीब होती है, क्योंकि यदि छोटे पहलू में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सेकंड क्लास ऑफिसर, द्वितीय श्रेणी का अधिकारी 56,000 सैलरी होती है उसकी, तो उस हिसाब से वो भी इकोनॉमिक बैकवर्ड होता है। बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं पीयूष जी, आप बहुत बड़ा पॉइंट। बिल्कुल पीयूष जी, मैं आपको इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। जो भारत की पर कैपिटा इनकम है करीब 1,30,000, अभी कहीं मैंने पढ़ा था, तो 8 लाख तो बहुत होते हैं, है ना? तो 8 लाख देने का अभी उसको 12 किया गया है। उसका मेन मोटिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ओबीसी की आबादी इसके अंतर्गत आए और वो ज्यादा से ज्यादा एक पार्टी को वोट दिए, उसका सीधा सा ये मतलब है। कंक्लूड किया जाए। यहाँ पे ओपी जी कह रहे थे, ओपी जी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसमें इस विषय को लेकर असमंजस में क्यों है? अभी तक क्यों एक राय नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पाई? अभी ने एक विषय यहाँ पे कहा कि ओबीसी की जो संख्या बल है उस दृष्टिकोण से शायद यह चीज लागू किया गया। तो राजनीतिक पार्टियां, हर पार्टी सिर्फ कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रही, कहीं समाज को एक मुख्य धारा में ना जोड़ने का एक ये भी कारण है राजनीतिक पार्टी। देखिए, अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो हर राजनीतिक पार्टी केवल और केवल वोट के लिए काम करती है। जब उसको मौका मिलता है तो जातिवाद का राजनीति खेलती है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या कोई अन्य पार्टी हो, सबको किसी न किसी जात से वोट लेना है, इसलिए उनको वो कुछ न कुछ देना चाहते हैं। और रही बात जनरल कैटेगरी की, तो उनको वो कोई अस्तित्व वोट बैंक अभी तक माना नहीं जाता कि जनरल कैटेगरी भी वोट बैंक है। तो इसीलिए जैसा भी मैं बता रहा हूँ कि 12 लाख रुपए अगर क्रीमी लेयर है कि 12 लाख वाला व्यक्ति आरक्षण पाएगा, और जहां भारत में पर कैपिटा इनकम करीब 1 लाख रुपए है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका सीधा सा फार्मूला क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर में आ जाएं और उस पार्टी को वोट दें जिसने क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसमें थोड़ा सा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो मध्य प्रदेश सरकार में पीएससी के आरक्षण को लेके रिजल्ट में असमंजस बना हुआ है। उसमें क्या है कि सरकार ने 16% पहले से ही 16% 14% आरक्षण एससी कैटेगरी को था, एसटी कैटेगरी को था, और 16% एससी कैटेगरी को था। उसी के साथ 10% उसमें ला दिया गया, किसके लिए? 14% ओबीसी के लिए था। तो पहले से ये 40% था। उसके बाद 27 कर दिया गया, और 10% यदि सवर्ण आरक्षण जोड़ दिया जाए तो ये कुल मिला के 70% के लगभग 72% के लगभग होता है। जी। और इंदिरा साहनी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे सीधे कहा है कि आप 50% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। अब सीधी सी बात है कि यदि सरकारों को या तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानना है, यदि वो जानते हैं कि यदि फैसला कर चुकी है तो उसके लिए एक आधार होना चाहिए। यदि आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि 27% चाहिए ओबीसी को, किसी भी कैटेगरी को, तो उसका आधार होना चाहिए। दूसरी चीज, यदि आप सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानने के लिए तैयार हैं तो आपकी मंशा तो यही दिखाती है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जैसे अभी उपचुनाव होने वाले हैं तो उसी आधार पे भी ये खेला जाता है, लोगों को ध्रुवीकरण करके और वोट के लिए तैयार किया जाता है, जिससे कि उनको ये लगे कि हमारे हितैषी हैं। बिल्कुल। पर इन सब कामों से ऐसा लगता है कि हितैषी तो नहीं है, कुछ अलग ही उनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा है जो कि हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे देश का कभी भी उज्जवल भविष्य नहीं होने वाला है। और 21वीं सदी में अगर लीड हमको करनी है तो हर समाज के लोगों को जो योग्य है उनको आगे अवसर देना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ बिल्कुल। सकता है। हमें एक इसरो संस्थान से भी सीख लेनी चाहिए, उसमें कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। जी तो जी एक बिल्कुल। कहा जाए कि जी मनीष जी, आपकी क्या राय है? युवा इस विषय को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अभी आपको क्या लगता है कि युवा समझ रहे हैं इस विषय को लेके? उनको मैं एक बात रखना चाहूंगा। जी, आवाज आ रही मनीष जी? हाँ, मैं ये बात रखना चाहूंगा कि जैसे मैंने विजय ने बोला कि काफी ज्वलनशील मुद्दा है। जी इसका राजनीतिकरण हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले रोहित करके एक स्टूडेंट था जिसने सुसाइड कर ली थी, उसे मारा गया था। उस टाइम पर रोहित के लिए भी जातिगत मुद्दा बनाया गया था कि अनुसूचित जनजाति वालों को इस तरह से रखा गया। अब राजनीतिक दल जो है ना, जिस एरिया में जाती है, जिस राज्य में जाती है, जिसकी डिमांड होती है उसी के बाद जाते हैं। वो लोग अनुसूचित जनजाति के पास जाते हैं तो उनसे बात करते हैं कि आपको आरक्षण दिया जाएगा। इससे वोट रोटी ही सेक रहे हैं, सिंपल सा है। इसे सबसे सिंपल थिंग वन थिंग चाहिए कि हमें शिक्षा को सुधारने की जरूरत है। हम आज 70 सालों के बाद, 21वीं सदी आने के बाद ना, जाति धर्म आरक्षण इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जबकि हमको हट के अब शिक्षा में आना चाहिए, हमें स्वास्थ्य पे आना चाहिए। इन मुद्दों पे बात ही नहीं होती। यही होना चाहिए। तो आज का जो विषय में ये निकल के आ रही है कि आरक्षण इस देश के लिए बहुत घातक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे अगर इस भारत सरकार को इस देश में की आर्थिक स्थिति की नींव मजबूत करनी है तो निश्चित तौर पर इन तीनों विषय में सरकार को सोचना होगा। इस देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा कि बुनियादी जो ढांचा है वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। एक समय था जब सड़क, बिजली, पानी थी, लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यही तीन जो आर्थिक लोगों की जरूरत है। आर्थिक इसी से उन्नति हो सकती है, समाज का विकास हो सकता है, समाज में एक रूपता आ सकती है। जब तक इन तीनों विषयों को लेके समाज, युवा, राजनीतिकरण करने वाले लोग जब तक इस विषय पे आपसी सामंजस्य बना के एक राय और एक फार्मूले पर अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर यह आरक्षण हमारे देश के युवाओं को के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी और एक बहुत बड़ा उनके सर पे एक, कहना चाहिए, एक कलंक होगा कि इस 70 साल आज़ादी के बाद भी हमारा जो युवा है आज उसी एक बेड़ियों पे बंधा हुआ है, आरक्षण की बेड़ियों में बंधा हुआ है। इसी में सबसे आपसे एक लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगा, ब्रिजेश जी, युवा इस देश का क्यों नहीं समझना चाह रहा है, और समझ रहा है तो उसके सामने क्या चुनौती है? क्या अपनी बात इस विषय पे युवा को, इस भारत सरकार पे रखना चाहिए? क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां आज युवाओं पे ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
उनका कहना है कि युवाओं के लिए रोजगार देंगे, तमाम इन विषय पे बात किया जाता है, तो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव के समय में युवा अपनी बात सरकार तक किन किन विषय को लेकर रखना चाहिए? ब्रिजेश जी। मैं सबसे पहली बात तो ये कि युवा के बारे में यदि बात की जाए तो भारत जो अभी है तो जनांकीय लाभांश की स्थिति में, मतलब 60% से ज्यादा जो जनसंख्या यहाँ की वो 30 वर्ष से नीचे की है। तो सीधी सी बात है, जो भविष्य हमारा है वो पूरी तरह से युवाओं पे टिका हुआ है, जो आने वाली जनरेशन है। तो बेहतर होगा कि हम आरक्षण को, एक तो समीक्षात्मक पहलू ये होगा कि इसको फिर से देखा जाए, युवाओं से संवाद किया जाए, जैसे कि एक जनमत होता है, जनमत संग्रह होता है, बिल्कुल। जो पश्चिमी देशों में लागू किया जाता है कि जनता अपना विचार रखती है, उसके बाद उसमें क्या किया जाना चाहिए उस पे मेमोरेंडम होता है और किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो एक जनमत संग्रह होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति के, हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए, क्या बेहतर है, क्या रणनीति, क्योंकि सब लगभग हर वर्ग में ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने भविष्य के लिए बेहतर सोच सकते हैं और कर सकते हैं। यदि उनका कोई प्रतिनिधि भी है वो भी कर सकता है। दूसरा सवाल ये है कि आरक्षण को अब मेरे हिसाब से समय आ गया है कि या तो हर वर्ग में क्रीमी लेयर लगाया जाए। यदि क्रीमी लेयर आप अभी नहीं लगा सकते हैं तो उसको यदि आर्थिक आधार पर लागू कर सकते हैं कुछ क्षेत्रों में तो अब लागू करना चाहिए, लेकिन जो पुरानी परंपरा चली आ रही है जाति आधार, उसको हटाना चाहिए, क्योंकि ये 21वीं सदी है और जाति के आधार पे यहाँ पे लोगों के बीच मनमुटाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो बेहतर भविष्य के लिए जरूरी ये है कि जो युवा हैं उनके मन में ये जाति पात की भेदभाव और ये भावना हट जानी चाहिए और आरक्षण जैसी चीजें नहीं आनी चाहिए। सबके लिए समानता के जो अवसर हैं सबके लिए मुहैया कराए जाने चाहिए और सबको एक जैसा माहौल दिया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना कंक्लूड करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अब मेरी राय में यही सही ही भी होगा। ओपी जी, युवा आज के देखने में आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि युवा राजनीति तो कर रहा है, हर पार्टी, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से, कोई कुछ भी, या समाज सेवी भी लोग हैं, लेकिन जो युवा एक देखा जा रहा है वास्तव में वह अपनी बात सरकार तक या अपने उन आकाओं तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि यह हमारे जो समाज में एक ये विघटन है, इसको कैसे दूर किया जाए, इस पर क्यों आप लोग चर्चा नहीं करते? ये युवा क्यों नहीं बात अपनी वहां तक पहुंचा पा रहा है, जबकि राजनीति सब कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा ब्रिजेश जी ने कहा कि भारत में अगर हम युवा की बात करें तो हमारे देश में अगर विश्व में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है अभी वर्तमान में। और आप अगर देखेंगे 2014 और 19 में यूथ जब यूनाइटेड हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जो कि किसी ने सोचा नहीं था। तो मैं यहाँ यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पे आपको गलत दिखाई देता है तो आप उसके लिए आवाज, और समाज में जिनको आरक्षण की जरूरत है वो चाहे किसी भी तबके के हों, किसी भी धर्म के हों, जात के हों, सबको समान रूप से आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसको आप चाहे आर्थिक आधार पर लागू करिए या क्रीमी लेयर लाइए, तभी आप समाज में समानता ला सकते हैं। दूसरी बात, आप समान अवसर नहीं देके आप संविधान की भी अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि संविधान सबको समान अवसर देता है, पर ये एक्सेप्शन है यहाँ पर आरक्षण कि किसी जाति को। जी, क्या कमेंट है आपका इसमें? सुप्रीम मेरा कोर्ट तो यही मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जी, मेरा भी यही मानना है कि आरक्षण को आर्थिक स्थिति देखकर ना दिया जाए। मेरा मानना यही है कि जैसा आरक्षण चल रहा है अभी, उसमें क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लाकर और उतना ही पर एनम इनकम सेट की जाए जितना जायज हो। बिल्कुल। जैसे कि 8 लाख 12 लाख इतना ना की जाए, जितना जायज हो 2 लाख 1.5 लाख, जिससे क्या है ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल जी, मतलब एक कहा जाए कि एक व्यक्ति को कितना जरूरत होती है पैसे की पर ईयर, उस हिसाब से कि वो अपने नित्य जरूरत की चीजें खरीद पाता है। एक हमारा एक ऐसा निकालना पड़ेगा पर एनम जी। तो मनीष जी, तो वो है। और हमारा ध्येय, हाँ, हमारा ध्येय
हमारा क्लियर होना चाहिए। हमारा ध्येय मेन है समानता लाना। जैसे कि अभी भी हम 70 साल हो गए हैं, परंतु वो जो कैटेगरी के कुछ लोग जो अभी आखिरी छोर में खड़े हैं वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो उनको भी लाना जरूरी है। बिल्कुल। मनीष जी, मेरा ये मानना। आप एक लेखक हैं, कवि हैं, अपनी कविता के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? जेपी जी, तो मैं यही कहूंगा कि था आरक्षण जन्म लिया पिछड़ों को आगे लाने के लिए। जी। था आरक्षण जन्म लिया पिछड़ों को आगे लाने के लिए, अब आरक्षण लागू है प्रतिभा योग्यता मिटाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरक्षण जन्म लिया पिछड़ों को आगे लाने के लिए, अब आरक्षण लागू है प्रतिभा योग्यता को मिटाने के लिए। मालूम नहीं है राष्ट्रगीत, वो गुरु शिक्षा क्या देंगे? क्या बात। मालूम नहीं है राष्ट्रगीत, वो गुरु शिष्य को क्या देंगे? जिनको पता नहीं है कौन शिक्षा मंत्री, वो शिक्षक शिष्य को क्या देंगे? क्या बात कही, क्या बात कही मनीष जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मनीष जी। कविता के माध्यम से ये लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि युवा हमारे समझेंगे, इस विषय को देखेंगे, और इस देश में युवाओं को आवाज बुलंद करने की जरूरत है। चाहे वह आरक्षण हो, चाहे रोजगार पे हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो। मुझे लगता है कि तमाम इन विषयों को पर युवाओं को विशेषकर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन विषयों पे लेके युवाओं को विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि समाज में एक वैवस्ना का जो माहौल है वह दूर हो और सामाजिक उन्नति हो। जब तक समाज का विकास नहीं होगा तब तक हमारा विकास नहीं होने वाला। अभी व्यक्तिगत तौर पे विकास देखा जा रहा है, लेकिन सामाजिक जो विकास है, जो सामाजिक ढांचा है, वह दिन दिनों गिरता जा रहा है। तो आप सभी का आज के इस टॉपिक पे के लिए अपना विचार रखने के लिए सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।